नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। अपन फिर से हाजिर हैं वही निमी की पीडीएफ लेकर, जो कि अपन सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निमी की जो पीडीएफ है उसको और उसके क्वेश्चंस हल कर रहे हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले अपन कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं, जिससे अपने अंदर का मोटिवेशन जग जाए और अपन अच्छी प्रकार से वीडियो में अपना फोकस रखें। देखिए, चुनौती को स्वीकार करो, यानी कि कोई भी चुनौती है उसको क्या करना चाहिए, अपन को स्वीकार करना चाहिए, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अपना आईटीआई का एग्ज़ाम है, उसको अपन को क्या करना है, क्लियर करना है। तो अपन को चुनौती दी गई है कि आपको एग्ज़ाम को एक बार में ही क्लियर करना है, तो क्लियर करना है, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो कोई भी चुनौती हो उसको अपन को स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर उसमें अपन सक्सेस नहीं भी हुए ना, तो भी अपन को कुछ ना कुछ तो ज्ञान जरूर मिलेगा आपका। अगर आप हारोगे, हार के भी आप जीत पाओगे, है ना। चुनौती को जो स्वीकार नहीं करते वो तो किसी काम के नहीं होते। ठीक है, तो आते हैं अपन क्वेश्चनों पर। देखिए मित्रों, अपन धीरे 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 करते हुए भी अपन बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, है ना। तो अपन को ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलना है, बिल्कुल अपन स्लो 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 करते हुए 20-25 क्वेश्चंस डेली के पढ़ते हुए भी अपन अच्छी प्रकार से हर एक क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना, ताकि वह भी हमसे जुड़ पाए, है ना, और यह क्वेश्चनों को याद कर पाए। क्योंकि जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, तभी जब एग्ज़ाम आएगा तभी याद कर लेंगे, तो ऐसा जब एग्ज़ाम आता है और उस टाइम पर अपन याद करने बैठते हैं तो अपन को इतना याद नहीं होता, अपन भूल जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पर और अपन सारे क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको अभी से ही फोकस करना है। ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ो, डेली पढ़ो, लेकिन कुछ तो डेली पढ़ो। ठीक है, 231 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, वह आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं अपन जोरों शोरों से। क्वेश्चन है अपना, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का उपयुक्त क्यों है। यानी कि यहाँ पर कहा यह गया है कि जो रिकॉर्डिंग टेप जो आती हैं, जिससे अपन कोई भी साउंड रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए उसमें मोटर लगी हुई होती है, वह मोटर हिस्टैरिसीस मोटर होती है। तो उसकी मोटर, यानी कि हिस्टैरिसीस की मोटर लगाने का उद्देश्य क्या है, क्यों उसको लगाया जाता है। तो हिस्टैरिसीस मोटर को लगाने का केवल और केवल उद्देश्य यह है कि शांत प्रचालन, यानी कि क्या होगा, अगर आप दूसरी मोटर को लगाओगे ना, तो रिकॉर्डिंग में उस मोटर की कुछ ध्वनियाँ आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो ध्वनि सुनाई देगी मोटर की, तो फिर वो रिकॉर्डिंग साफ क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। इसलिए उसमें हिस्टैरिसीस मोटर लगी होती है, क्योंकि हिस्टैरिसीस जो मोटर होती है बिल्कुल शांत होती है, इसकी आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर लगाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वह है घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सा मोटर पसंद किया जाता है। घरेलू पानी पंपों के लिए जिस मोटर का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा आपके घर पर अगर मोटर लगी हुई है, छोटी मोटरें लगी हुई होती हैं, नल वाला आते हैं, तो उसमें से अपन पानी भरते हैं टैंकों तक, तो उसके लिए जो मोटर लगी हुई होती है उस पर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो कैपेसिटर लगा हुआ है तो वह संधारित्र प्रारंभन मोटर होगी। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। यूनिवर्सल मोटर के बारे में अगर पूछ ले तो यह भोजन मिक्सर जो आता है आपका घर पे, जो मिक्सर है जिससे अपन कोई भी चीज़ पीसते हैं, तो वह यूनिवर्सल मोटर उसमें लगी हुई होती हैं। अगर छत का पंखा है तो उसमें कैपेसिटर मोटर रहेगी, लेकिन अगर वॉल फैन है, यानी कि आपके दीवार का पंखा है, तो उसमें आच्छादित मोटर लगी हुई होती हैं। साथ ही जो खिलौनों की मोटर, खिलौने आते हैं, खिलौने जो इनमें मोटर लगी हुई होती हैं, वो सभी आच्छादित मोटरें होती हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। कम टॉर्क का मतलब ये होता है कि मोटर स्पीड में तो घूमती है, लेकिन उसमें ताकत कम होती है ना। तो कौन सी ऐसी मोटर है जिसमें टॉर्क अपेक्षाकृत कम होता है। तो टॉर्क ऐसी कौन सी मोटर है, तो देखिए खिलौने के लिए जो मोटरें हैं उनमें ही टॉर्क कम होता है। तो ये कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, यूनिवर्सल मोटर है, तो यूनिवर्सल मोटर में टॉर्क बहुत अधिक होता है।
तो यह तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो ये इसमें भी बहुत अधिक टॉर्क होता है, क्योंकि कैपेसिटर टॉर्क को बढ़ाने के लिए ही लगाया जाता है, तो यह भी नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। तो आपका बचा डी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। कैसे? तो प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर, इसका इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस फ्लीट कला मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? अपकेंद्रीय स्विच को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो स्लिफ्ट में यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है ना, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर ये रनिंग वाइंडिंग है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और यहाँ पर ये रोटर है, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय स्विच। तो यह क्या करता है? ओपन कर देता है इस परिपथ को, क्या कर देता है? ओपन कर देता है। किस तरीके से ओपन कर पाता है? तो इस तरीके से यहाँ पर यह कट कर देता है, इस परिपथ को यह ओपन कर देता है। ओपन करेगा तो क्या होगा? ओपन करेगा तो यह होगा कि यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है यह ओपन सर्किट हो जाएगी। तो ओपन सर्किट करने के लिए यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से अलग करने के लिए इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ही क्या होगा? आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वह होगा आपका आंसर, जो कि आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फॉर सप्लाई, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उससे सप्लाई को क्या करना है? ब्रेक करना है, यानी कि कट ऑफ करना है। शांति से आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है ना, समझना है, फिर उसका जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक आच्छादित पोल। आच्छादित पोल का मतलब होता है शेडेड पोल, है ना। शेडेड पोल पंखा मोटर, यानी कि जो पंखा की मोटर है में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? यानी कि स्टार्टिंग जो जब आप मोटर को यानी कि पंखे को ऑन करोगे तब उसमें बल कहाँ से लाओगे, मतलब कि टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ से ला पाओगे? तो इसके लिए ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, यानी कि यूजिंग रिंग्स ऑन पोल्स, यानी कि आपको जो पोल है उन पर छल्लों का उपयोग करना है, जिससे कि मोटर की टॉर्क क्षमता बढ़ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? आपका जो सीलिंग फैन होता है, जो छत का पंखा होता है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और जो पंखे के अंदर जो मोटर होती है ना वह स्थायी संधारित्र होते हैं, क्योंकि उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वह स्थायी रूप से लगा हुआ है। तो स्थायी संधारित्र का उपयोग क्या है? तो गति नियमन। तो गति नियमन का कार्य यहाँ पर इससे नहीं होगा। बिजली की कम खपत, तो बिजली की कम खपत का ऐसा कोई कारण नहीं होता। टॉर्क के लिए कला का विभाजन, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है कि टॉर्क चाहिए, टॉर्क यानी कि ताकत के लिए अपन उसमें स्थायी संधारित्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी मोटर में आदि कुंडलन वाइंडिंग होती है? देखिए यहाँ थोड़ा सा हिंदी है ना, गड़बड़ है पीडीएफ में, तो इसको न पढ़कर आप इंग्लिश पढ़ लो। विच मोटर इज हैविंग हाफ कोयल वाइंडिंग, यानी कि आदि, हाफ यानी कि आदि कोयल वाइंडिंग। तो यहाँ पर कौन, यानी कि देखिए विच मोटर यानी कि कौन सी मोटर आदि कुंडलन वाइंडिंग होती है? आदि कुंडलन वाइंडिंग कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, जो कि है छत का पंखे वाली वाइंडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? रनिंग वाइंडिंग जो होती है ना, ये जो आपका स्टेटर है इस पर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि होती है ऊपर की ओर इस तरीके से, और एक होती है रनिंग वाइंडिंग जो होती है इसके अंदर की ओर। तो ये रनिंग वाइंडिंग अंदर क्यों रखी जाती है, कारण पूछा जा रहा है। तो इसको अंदर रखने का कारण यह है कि उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए, उच्च इंडक्शन प्राप्त करने के लिए मोटर को, रनिंग वाइंडिंग को अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने जो कि न्यूमेरिकल टाइप है, ढंग से पढ़ना है ना। आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट्स, 14 ध्रुव, यानी कि स्लॉट कितने हैं? 28 है। स्लॉट क्या होते हैं? जो खांचे कटे हुए होते हैं ना, जिसमें वाइंडिंग डालते हैं अपन, वो है 28 स्लॉट। पोल क्या है? जिस पर पूरी कोयल लपेटी जाती है, वह एक पोल होता है। यानी कि अगर स्लॉट 28 है तो पोल कितने होंगे? 14 होंगे। वो क्लियर बात है ना, क्योंकि एक पोल 2 खांचे रखता है। तो एक पोल पर 2 यानी कि 14 पोलों पर 28 स्लॉट होंगे, और कोयलें कितनी होगी? 14, यानी कि जितने पोल उतनी कोयल है। तो 14 कोयल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉटों की दूरी की गणना करें। तो यहाँ पर स्लॉटों की
दूरी की गणना करनी है। तो इसका बेसिक सा तरीका यह है कि देखिए यहाँ पर कुछ भी दिया हो लेकिन आपको डिग्री 90 करके आना है। ये घुमा के आपको दे रहा है, इसमें आपको नहीं घूमना है, 90 डिग्री ही होता है। रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए फेज अंतर, तो उसी तरीके से आपको 90 डिग्री करना है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वह है कि आच्छादित यानी कि शेडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है, यानी कि उपयोग क्या है। तो खिलौनों में करते हैं या हल्के काम में करते हैं। पंखे में नहीं करते, पंखे में संधारित्र वाली मोटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करते हैं। गीला ग्राइंडर यानी कि जो फूड मिक्सर होता है उसमें यूनिवर्सल करते हैं। वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर वाली मोटर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा क्या, हेयर ड्रायर, तो इसमें ही अपन शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हार्ड डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क को घुमाने के लिए जो कंप्यूटर सीपीयू में लगी हुई होती है मोटर, है ना, डीवीडी में लगी हुई होती हैं। डीवीडी जो आती है ना, पहले चलती थी डीवीडी जिसमें अपन कैसेट लगाते थे और डीवीडी चलती थी, टेलीविज़न अपन देखते थे, टीवी वगैरह। तो वो जो हार्ड डिस्क है, वो जो कैसेट आती थी उसको कहते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए उसको घुमाने के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो उसको घुमाने के लिए स्टेपर मोटर का प्रयोग करते हैं। स्टेप टाइप वह घूमती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यह कार्य है कि जब मोटर 75% से 80% तक गति प्राप्त कर लेती है तब वह क्या करती है कि कैपेसिटर स्टार्टर जो होता है, जो स्टार्ट करने वाला कैपेसिटर होता है, क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, पहले चित्र बता दिया था मैंने इस वाली मोटर का। तो उसमें जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं उनमें से एक कैपेसिटर को ओपन सर्किट करना होता है जब 75 से 80% की गति पहुंच जाती है। तो किस ऑप्शन में है, 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। तो रनिंग वाइंडिंग को तो किसी भी मोटर में डिस्कनेक्ट नहीं करती, ये ध्यान रखना। तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन आपका ए। बी ऑप्शन जो देखिए यहाँ पर क्या दिया है बी ऑप्शन में कि 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। तो डिस्कनेक्ट नहीं करता यहाँ पर, इस वाली मोटर में शुरुआती वाइंडिंग को नहीं करता। स्टार्ट कैपेसिटर और कैपेसिटर रन मोटर में शुरुआती जो वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है, उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता। तो ये भी आपका नहीं होगा। 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करना, यही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, है ना। मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है उसको अलग किया जाता है केवल और केवल, है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। 243 नंबर क्वेश्चन जो कि है आपका, किस अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो सिंगल फेज मोटर में कौन सी ऐसी मोटरें हैं, है ना, कि सिंगल फेज मोटर का किस अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है, यानी कि सबसे अधिक टॉर्क किस मोटर का है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यूनिवर्सल जो मोटर होती है ना, इसका सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए रिलक्टेंस मोटर का कम होता है, प्रतिकर्षण मोटर का भी कम होता है। कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर, अगर यहाँ पर कहा जाता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर तो वह सही होता, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर दिया है तो यह नहीं होगा। अगर 2 कैपेसिटर लगे हुए होते तो यह आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है संधारित्र को एकल कला यानी कि एक फेज स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। तो संधारित्र यानी कि जो स्थायी मोटर होती है, स्थायी संधारित्र मोटर जो होती है उसमें संधारित्र को कहाँ जोड़ा जाता है। तो संधारित्र को स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है टेबल पंखे, जो टेबल पंखा होता है, टेबल फैन में मोटर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर नहीं करते काम में, शेडेड पोल भी नहीं करते, भंवरधारा मोटर का भी नहीं प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, स्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वह है एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडलन यानी कि वाइंडिंग समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है। तो इसके लिए जो प्रभाव पड़ेगा वह होगा कि मोटर नहीं चलेगी। अगर आप कनेक्शन गलत कर देते हो तो मोटर नहीं चल पाएगी, ये ध्यान रखिए। आगे जो आपका क्वेश्चन है वह है प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया है, MNA से GNA गति यानी कि ये ब्रशों की दिशा
चेंज हो गई हैं। इनको ऐसे रहना चाहिए था लेकिन ये ऐसे, इसको कहते हैं MNA और इसको कहते हैं GNA, यानी कि इस जगह पर है तो MNA है और इस जगह पर है तो GNA है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका आंसर होगा 247, इसमें क्या होगा है चुंबकीय अक्ष दूरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, तो इसको जो अपन कहेंगे वह कहेंगे कि रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, यानी कि जो गति है उसकी दिशा में बदलाव हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका है वह है मोटर शुरू होने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अपकेंद्रीय स्विच है वह कार्य नहीं करता, डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोटर पर यह प्रभाव पड़ता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी, कुछ समय बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वह क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। यानी कि आपको प्रतिकर्षण मोटर है उसकी गति को बदलना है ना, क्लॉकवाइज चल रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो आपको क्या करना होगा, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, यह जो अभी अपन ने डायग्राम देखा है ना, ये जो डायग्राम है ये प्रतिकर्षण मोटर का ही है। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर ब्रश होते हैं लेकिन इनको क्या कर दिया है कि इनको स्थानांतरित कर दिया है, इनको तिरछा कर दिया गया है। तो ये तिरछा जो किया गया है ना, तो इसको तिरछा करने का कारण यही है कि इसकी रोटेशन की दिशा को क्या करना है, रोटेशन की, मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चेंज किया गया है। यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा अपना, ये ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है। क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है। तो अपकेंद्रीय स्विच से इसलिए जुड़ा हुआ है कि संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए जो संधारित्र जोड़ा जाता है अलग से, वह स्पार्किंग को कम करने के लिए जोड़ा जाता है। 2 बार यह क्वेश्चन आ चुका है तो इसको ध्यान रखना क्योंकि ये एग्जाम में जरूर छपेगा। प्रभाव क्या होता है यदि सकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं। यानी कि प्रभाव क्या होता है कि यदि सकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए गए हैं तो उनका यह होगा कि सामान्य रूप से काम करता है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। तो रेडियो व्यतिकरण को आप अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर दबा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो मित्रों यहीं पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि ऐसे सिंगल फेज मोटर था। आगे अपन जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे वह रहेगा आपका अल्टरनेटर। तो आप जरूर जुड़ते रहिएगा हमारे साथ और लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। रोज डेली आपको शाम 4 बजे क्लासें मिलती रहेगी। तो आप YouTube पर आकर हमारे चैनल पर डेली आप क्लासें देख सकते हैं। और भी प्रकार की जो आपके सब्जेक्ट हैं उस प्रकार की क्लासें और भी अपलोड हैं, तो आप उनको भी देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।